हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है संसाधन। तो हम लोग इस चैप्टर के यहाँ पे सभी प्रश्नों के उत्तर करने वाले हैं, चाहे वो आपका लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो या ऑब्जेक्टिव या खाली जगह का भरने वाले। तो सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में क्लास 8 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो चैनल पर जाकर के क्लास 8 से रिलेटेड और भी वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आप लोगों को और भी किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, तो हम उस पर जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ और उसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा गया ऑप्शंस भी है। तो ऑप्शंस और क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे होंगे, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा है कि इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन है जो एक प्राकृतिक संसाधन है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन कहता है यहाँ पे पंचायत भवन, सेकंड ऑप्शन में कहता है विद्यालय, ऑप्शन सी में कहता है भूमि और ऑप्शन डी में कहता है हवाई अड्डा। तो कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भूमि एक ऐसा संसाधन है जो प्राकृतिक संसाधन है। और प्राकृतिक संसाधन वो होता है जो हमें मुफ्त रूप में मिलता है, हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसी को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अगर हम पंचायत भवन की बात करें तो इसको हम लोग खुद से बनाते हैं, विद्यालय हम लोग मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, मानवों के द्वारा बनाया जाता है। तो ये प्राकृतिक संसाधन ना होकर के ये मानवीय या कृत्रिम संसाधन हो जाते हैं। मानवीय या इसको आप कह सकते हैं कृत्रिम संसाधन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ पाए होंगे, ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ध्यान देना जरा सा, यहाँ पे नहीं है की बात करा है, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो देखिए ऑप्शंस, ऑप्शन ए में कहता है सूर्य, मिट्टी, जल, हवाई जहाज। तो आप लोग ये तीनों में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ये जो है जैसे है वैसे ही रहता है। तो ये आपका प्राकृतिक संसाधन है, ये आपका क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और ये हवाई जहाज वो हम मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, तो इसलिए हवाई जहाज प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हवाई जहाज। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। थर्ड कहता है कि केरल में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपके ऑप्शंस में से निकलेगा। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे होंगे। ए में कहता है कि निजी, बी में कहता है नवीकरणीय, सी में संभाव्य और डी में जैव संसाधन। तो ये सारे संसाधन के बारे में हमने जिक्र कर रखा है, अगर आप लोग नहीं देखें तो प्रीवियस वीडियो को जाकर देख लीजिए, और नहीं तो आपके आगे आने वाले क्वेश्चन में इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। निजी संसाधन क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। जैसे कि अगर हम थोड़ा थोड़ा बताना चाहें तो निजी संसाधन वो होता है जिस पर किसी खास व्यक्ति का स्वामित्व होता है। नवीकरणीय संसाधन वो होता है जिसको आप फिर से चक्रण करके फिर से आप प्राप्त कर सकते हैं। संभाव्य कहने का मतलब ऐसा संसाधन है जो किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है और वहां पे होने की संभावना होती है, तो इसको हम लोग संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन वो होता है जिसमें सजीव जीव जंतु आते हैं, उसको हम लोग जैव संसाधन के अंतर्गत जानते हैं। तो ये चीज आपके सामने है कि थोरियम कैसा संसाधन। तो आप जब आप इन सभी का परिभाषा समझे होंगे तो आप यहाँ से बता सकेंगे कि जो थोरियम है आपका संभाव्य संसाधन के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, संभाव्य संसाधन। क्वेश्चन नंबर 4, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शंस है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देना है आपको आंसर। क्या तकनीक, ऑप्शन बी में आवश्यकता, सी में ज्ञान और डी में उपयुक्त सभी। तो देखिए संसाधन निर्माण के लिए तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। तकनीक आपके पास नहीं रहेगा तो आप उसको संसाधन नहीं बना पाएंगे। अगर आपके पास आवश्यकता ही नहीं है तो किसी वस्तु को आप संसाधन बनाएंगे क्यों, संसाधन का निर्माण करेंगे ही क्यों। ज्ञान, ज्ञान का मतलब आपको उसको, आप उन चीजों को जिनको संसाधन बनाना है उसको संसाधन बनाने के लिए आपके अंदर गुण होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उस चीजों को कन्वर्ट कर पाइएगा संसाधन के रूप में। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन जो खाली स्थानों को भरने वाला है। तो चलिए फटाफट से खाली स्थानों को भी भर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है खाली जगह संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करता है। तो हम मानव या मनुष्य, यहाँ पे मानव या आप लिख सकते हैं मनुष्य, हम मानव या मनुष्य ऐसे संसाधन है जो किसी क्षेत्र के विकास के आधार का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें मानव या मनुष्य भरा जाएगा, मनुष्य
या मानव भरा जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें लिख देते हैं यार, में लिख देते हैं मानव। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पाया जाने वाला जो तांबा है संसाधन का उदाहरण है। तो ये राजस्थान में पाया जाने वाला जो तांबा है वो कौन सा संसाधन है? तो ये आपका हो जाएगा विकसित संसाधन। कौन सा संसाधन हो जाएगा? विकसित संसाधन। अगला क्वेश्चन कहता है 3 नंबर, खाली जगह शारीरिक क्षमता एवं खाली जगह एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने में आवश्यक है। तो शारीरिक क्षमता के साथ साथ आपके अंदर क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ज्ञान भर लेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं खाली जगह भरने वाले सारे क्वेश्चन आप कर पाए होंगे और आप लोग इसको समझ भी पाए होंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है। तो चलिए फटाफट से अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संसाधन की परिभाषा दीजिए, यानी संसाधन कहते किसे हैं। तो ये इजी है क्वेश्चन, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको आंसर लिख सकते हैं। हमने लिखा है कि हमारे चारों ओर नजर आने वाली वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती है। जैसे कि आपके सामने कपड़े हैं, साबुन है, जल है, रिक्शा है, मोटर गाड़ी है, पुस्तक है। तो ये सभी जो है हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं। कपड़े पहनने के लिए यूज करते हैं, साबुन नहाने के लिए करते हैं, जल पीने के लिए करते हैं, मोटरसाइकिल या साइकिल मोटर गाड़ी हम लोग आने जाने के यातायात के लिए करते हैं, पुस्तक पढ़ने के लिए करते हैं। तो इन सभी चीजों से ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो संसाधन है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिखना था। अगला क्वेश्चन आता है कि संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं। कहने का इसका मतलब है कि संसाधनों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो उनके प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं यहाँ पे त लिख लेंगे, जैसे कि फर्स्ट में विकास एवं उपयोग के आधार पर, सेकंड उत्पत्ति के आधार पर, थर्ड उपलब्धता के आधार पर, फोर्थ वितरण के आधार पर और फिफ्थ हो जाएगा यानी 5 नंबर में वो स्वामित्व के आधार पर। तो इतने तरीकों से हम संसाधन का वर्गीकरण करते हैं, इतने तरीके से हम संसाधनों को बांटते हैं। तो ये आपके सामने इन चीजों को आधार मानकर संसाधन को वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। संरक्षण का मतलब यहाँ पे सिंपल आप लोग ऐसे समझें कि संसाधनों का बचाव करना क्यों जरूरी है। ठीक है, उसको हम लोग बचाएंगे क्यों, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो चलिए इनका भी उत्तर जान ही लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं और इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधन का जो संरक्षण है वो आवश्यक है। संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो संसाधन का संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग जो उपयोग करते हैं संसाधन को उसमें कोई विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब हम लोग माइंड से नहीं करते हैं, जैसे वो खपत हो रहा है वैसे खपत हो रहा है, अंधाधुन हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इस वजह से संसाधन जो है वो खत्म हो सकती है आने वाले समय में। तो इन चीजों को बचाने के लिए यानी खत्म होने से बचाने के लिए संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, जिसमें कहता है नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है, उदाहरण के साथ लिखें। ठीक है, तो अब चलिए नवीकरणीय संसाधन जान लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीवन। इन चीजों को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब ये बारी बारी से अगर समझें तो सौर ऊर्जा का मतलब क्या है कि ये दिन में सूर्य के रोशनी से, ठीक है, ये ऊर्जा को देता है और फिर रात को ये बंद हो जाता है, फिर पुनः ये सौर ऊर्जा सूर्य की रोशनी में देना स्टार्ट कर देता है। तो ये कौन सा संसाधन हो गया, नवीकरणीय संसाधन। अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो जो हवा स्पीड से चल रही है, तेज से चल रही है,
तो उससे हम लोगों को ऊर्जा मिलता है, और कुछ समय बाद जब हवा बंद हो जाए तो उस समय ना मिलकर नहीं मिलती है, और फिर उसके बाद जब चलने लगती है तो फिर से ऊर्जा मिलने लगती है। तो हम इस चीज को कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, जिसको फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारणों को लिखिए। यानी कहने का मतलब है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका सभी जगह अलग अलग वितरण क्यों है, कहीं पे सोना है तो कहीं पे कोयला है तो कहीं पे कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों है? तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तट से दूरी, समुद्र जल तल से ऊंचाई तथा स्थल रूप में विभिन्नता के कारण सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर असमान रूप से है। आपने समझा कि क्यों? क्योंकि स्थलारूप में, स्थलारूप कहने का मतलब कहीं पे पठार है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे समतल है, तो इन चीजों के वजह से जो प्राकृतिक संसाधन है उनका वितरण असमान है। ठीक है, समझ पाए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको आपको अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 200 शब्दों में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। तो आप इसको ट्रिकली माध्यम से भी कर सकते हैं, छोटा छोटा पॉइंट्स बना करके भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आपको इस मेथड में लिखना है जैसे कि हमने लिखा है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर। अब अभी से पहले हमने आपको बताया था कि जैव और अजैव क्या होता है, तो हम यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो होते हैं, एक तो आपका जैव होता है और सेकंड अजैव होता है। जैव संसाधन वे होते हैं जिनमें सजीव जगत आते हैं, जैसे कि हम मनुष्य हैं तो ये जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। वनस्पति जात यानी पेड़ पौधे हैं, प्राणी जात का मतलब छोटे कीड़े मकोड़े जो भी हैं, फिर उसके बाद मत्स्य जीवन यानी मछली का जो जीवन है, पशुधन के मतलब पशु पक्षी ये सभी आ जाते हैं। तो ये सभी चीजों को हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, अजैव संसाधन क्या होता है? तो अजैव संसाधन वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि खनिज हो गया, भूमि हो गया, नदी, झील, चट्टाने और धातुएं, ये सभी जो है वो आपका अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो दोनों चीजों को आप समझ पाए होंगे। अगला जो इसी का पॉइंट आता है वो कहता है कि उपलब्धता के आधार पर भी संसाधन का वर्गीकरण किया गया है, जिनमें आपको देखने को मिलेगा नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन का डिस्कस तो हम कर चुके हैं कि वो ऐसा संसाधन जिसको किसी भी यांत्रिक या भौतिक या कोई भी विधि के द्वारा फिर से उसका चक्रण किया जाता है, फिर से उसे प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और ठीक इसी का अपोजिट होता है अनवीकरणीय संसाधन, जिसमें एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। तो ये दोनों का एग्जाम्पल है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, ये सभी जो है वो आपका नवीकरणीय संसाधन है। जबकि जीवाश्म ईंधन, और जीवाश्म ईंधन में बहुत सारे चीज आ जाते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, किरोसिन हो गया, डीजल हो गया, ये सभी जो है वो अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे जैसे कि एलपीजी गैस है, तो इसका भी अनवीकरणीय संसाधन ही है। जैसे जैसे हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं ये पुनः प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और इसी के कारण आज जो इन चीजों का जो मूल्य है, इन चीजों का जो दाम है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। अब ग में कहता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब अधिकार, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। तो अधिकार के आधार पर भी संसाधन है, जैसे कि व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? तो जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे कि कोई बाग है, बाग मतलब कोई बगीचा है, चारागाह है जहाँ पे पशु को चराया जाता है, पशुधन को, तालाब है जो किसी खास व्यक्ति का है, कुआं का जल है जो कोई अपने लिए खुदवा कर रखा है। तो इन चीजों को हम लोग निजी संसाधन या स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। अगर वही सामुदायिक संसाधन की बात करें तो इसमें कोई सार्वजनिक, मतलब सार्वजनिक कहने का मतलब कोई समाज के लिए, कोई समुदाय के लिए बनाया जाता है, वैसे चीजों को या वैसे संसाधनों को सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। जैसे कि चारण भूमि हो गया, चारण भूमि कहने का मतलब इसमें सभी समुदाय के लोग चरा सकते हैं। जैसे कि कब्रिस्तान में जो भूमि होता है वो एक समुदाय के लिए होता है। अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर का जो जमीन होता है या मंदिर का जो भूभाग होता है वो भी एक खास समुदाय का होता है।
तो ये चीजों को हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तो ये किसी राष्ट्र के अंदर जो भी पाए जाने वाले संसाधन है उनको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और ये संसाधन समुद्र में भी पाए जाते हैं, और इस समुद्र में 12 मील अर्थात इसको 22.2 किलोमीटर, कहीं कहीं ये 19.2 किलोमीटर आपके बुक में लिखा है। तो ध्यान रखना, इन चीजों को ही राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको राष्ट्रीय संसाधन समझ में आ गया होगा। फिर अंतरराष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो ये तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे। 200 समुद्री मील के कहने का मतलब तट रेखा से जैसे ही 200 समुद्री मील पार करेगा तो उसके बाद जो भी संसाधन होंगे वो सभी अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जिस पर एक से ज्यादा देशों का अधिकार होता है और वो सभी मिल करके उन संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो ऐसे संसाधन को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी चीज समझ में आ गया होगा। लास्ट जो आपका बचता है वो विकास के आधार पर संसाधन है। तो विकास के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका संभावी और सेकंड आपका वास्तविक। ठीक है, तो राजस्थान और गुजरात में जो संसाधन है उनको कहा गया है संभावी, क्योंकि वहां पे संभावना है कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का निर्माण हो सकता है और यहाँ से बहुत मात्रा में ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपकी संभावना है, यहाँ पे अभी इस तरीके का कोई टेक्निक नहीं हो पाया है जिससे हम लोग उसका उपयोग कर सके। ठीक है, फिर वही वास्तविक संसाधन में बात करें तो हम लोगों को पता चलता है कि कुछ ऐसे खास क्षेत्र हैं जहाँ पे संसाधन सच में पाए जाते हैं और वहां पे अभी हैं। तो ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संसाधन। जैसे कि आप देख सकते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये पश्चिम एशिया के जो क्षेत्र हैं वहां पे पेट्रोलियम पाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर वही झारखंड की बात करें तो झारखंड में अभ्रक आपको मिल जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे मैग्नीज पाया जाता है। राजस्थान की बात करें तो वहां पे तांबा है। तो ये जो चीजें आपको देखने को मिला ये सभी वास्तविक रूप से उपलब्ध है, वहां उपयोग में लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है वास्तविक संसाधन। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 2 दीर्घ उत्तरीय का, जिसमें कहा गया है कि संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु संसाधन नहीं होता है, उसको हम लोग उपयोग करने के बाद या उसको हम लोग संसाधन बनाते हैं। कैसे? तो इसको स्पष्ट करना है। तो हमने लिखा भी है कि कोई भी वस्तु संसाधन नहीं होता है बल्कि उसके उपयोग एवं मूल्य से संसाधन का रूप ले लेता है। जैसे कि अगर आप जंगल से कोई लकड़ी काट कर लाते हैं और उसके रूप में परिवर्तन ला देते हैं, जैसे कि आपने खटिया बना लिया, पलंग बना लिया, कुर्सी बना लिया, मेज बना लिया, खिड़की बना लिया, दरवाजा बना लिया। तो जैसे ही आप इन चीजों को बनाया तो इस प्रकार लकड़ी का जो उपयोग है और मूल्य है उसमें परिवर्तन आ गया, और परिवर्तन आने के उपरांत वो लकड़ी क्या बन गया? मूल्यवान बन गया, वो लकड़ी संसाधन बन गया। तो ऐसे ही अनेकों उदाहरण है जिनमें संसाधनों को उपयोगी एवं मूल्यवान बनाया जा सकता है। तो आपने समझा कि संसाधन बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये भी चीज आपको हमने समझाया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 कहता है कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। यानी इसका कहने का मतलब है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। तो चलिए इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी आप इसको तकनीक के माध्यम से इस्तेमाल में लाइए, तभी आप संसाधन का संरक्षण कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन मनुष्यों ने क्या किया है कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन किया। जैसे कि पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा मात्रा में हो चुकी है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। ठीक उसी प्रकार से हमने मोटर वाहन या गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर लिया, जिसके कारण वायुमंडल जो है वो प्रदूषित हो गया, उसमें प्रदूषण हो गया है। नदी झरनों को भी हमने प्रदूषित कर दिया है, क्योंकि नली नाले का भी जो पानी है वो नदी में बहा दिए हैं। तो इन चीजों को आप विवेकपूर्ण इस्तेमाल कीजिए, तभी आप संसाधनों का संरक्षण कर पाएंगे। तो यही चीज हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है कि मनुष्य जो है अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन किया है, और दोहन ही नहीं,
इसका इस्तेमाल तो इस तरीके से अविवेकपूर्ण तरीके से किया है कि इसे आज के समय में सीधे उपयोग में नहीं ला सकते हैं। यही नहीं, हमने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज्यादा उपयोग एवं खनन कर दिया है, यानी उसको खोद कर निकाल लिया है कि इसका जो भंडार है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और भविष्य में इसकी भंडार खत्म होने की पूरी आशंका है और मानव के लिए इसका भविष्य में भी होना बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों से ऐसा लगता है कि मानव संसाधनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए मानवों को, यहाँ पे लिखाएगा, मानवों को संसाधनों की संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे संसाधन संरक्षण क्या है, इसका मतलब क्या है और हम लोगों को करना क्या चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जिसमें कहा गया है कि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर दिया है। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? ये तो कथन भैया पूर्ण सहमत लायक है, क्योंकि मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन किया है और हमने इसका अविवेकपूर्ण इस्तेमाल तो किया ही है, इसे इस प्रकार प्रदूषित भी कर दिया है कि वे आज सीधे उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं। यही नहीं, हमने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक उपयोग कर लिया है, इतना अधिक खनन कर दिया है कि उनका भंडार जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है और भविष्य में इनकी भंडार खत्म होने की पूरी आशंका है और भविष्य में तो ये पूर्ण रूप से खत्म ही हो जाएगा। तो हमें इनके उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा हम स्वयं अपनों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर लेंगे। तो इस तरीके से संसाधनों का जो विवेकपूर्ण है इस्तेमाल, उस पर जोर देना चाहिए और हम इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको समझ में आया होगा। फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछिए, उसको सुधारने की कोशिश अवश्य करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।